बने होते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड चेन सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रोटीन्स को कहते हैं ऑलिगोमर्स, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन को कहा जाता है मोनोमर या प्रोटोमर या सब यूनिट। यदि दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है तो उसको डाइमर कहेंगे, चार का बना हुआ है तो टेट्रामर कहेंगे। अब जितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से या हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन से, आयनिक बॉन्ड से। अब क्वाटरनरी प्रोटीन्स के कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में ग्लोबिन होता है प्लस हीम होता है। हीम में पोर्फायरिन रिंग के अंदर आयरन होता है, और जो ग्लोबिन है वो चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा। तो हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। दूसरा से एक एंजाइम है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, चार सब यूनिट्स का बना होता है, चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। और दो तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, एक होता है एम जिसको कहते हैं मसल पॉलीपेप्टाइड, और दूसरा होता है एच हार्ट पॉलीपेप्टाइड। तो मान लो कि चार के बने हुए हैं तो चारों एम है तो M4 हो जाएगा, एक H है और तीन एम है तो M3H हो जाएगा, दो एम दो H है तो M2H2 हो जाएगा, एक एम तीन H है तो MH3 हो जाएगा, और चारों यदि H है तो H4 हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के चार अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिनको आइसो एंजाइम्स कहते हैं। ये सब चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने हुए हैं, इसलिए भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। एक होता है लैक रिप्रेशर, या आगे पढ़ोगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ोगे उसमें लैक रिप्रेशर भी टेट्रामर होता है, ये भी चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है जो दो सब यूनिट्स का बना होता है, डाइमर होता है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है ए और दूसरा होता है बी, और दोनों आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है सिस्टीन्स के बीच में। सिस्टीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है, तो दो सिस्टीन्स के बीच में बॉन्ड बनता है एसएस बॉन्ड। ठीक है। अब प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चरल हायरार्ची है इसको कंपेयर किया जाता है एक बिल्डिंग से। जैसे बिल्डिंग बना होता है ब्रिक्स का, ईंट का, तो अमीनो एसिड की तुलना की जाती है ब्रिक्स से। और एक जो वॉल होता है, वॉल को कंपेयर किया जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। और वॉल का जो ट्विस्ट होता है, जो वॉल मुड़ता है, उसकी तुलना की जाती है सेकेंडरी प्रोटीन से। और पूरा जो रूम होता है, फुल फ्लेजेड रूम होता है, उसको कंपेयर करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर से। और पूरी बिल्डिंग को कंपेयर करते हैं, बिल्डिंग में अलग अलग तरह के रूम्स होते हैं, तो पूरी बिल्डिंग को कंपेयर किया जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से। इसमें देखना लिखा हुआ है द स्ट्रक्चरल हायरार्ची ऑफ प्रोटीन्स is comparable with the structure of a building. The amino acids may be considered as the bricks, the wall as the primary structure, the twists in a wall as the secondary structure, a full-fledged self-contained room as tertiary structure, and a building with similar and dissimilar rooms will be the quaternary structure. समझे इसको?
समझ रहे हो इसको? हेलो हेलो, सर फिर से बता दीजिए सर। क्या? प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल हायरार्ची है उसको कंपेयर किया गया है बिल्डिंग से। जैसे कोई बिल्डिंग बना होता है ब्रिक्स से, ईंट से, तो प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। तो ब्रिक की अमीनो एसिड की तुलना की गई ब्रिक से, और एक जो वॉल है, सीधा लीनियर वॉल है, उसको कंपेयर किया जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। जब रूम बनता है तो एक वॉल मुड़ता है, तो जो ट्विस्ट होता है वॉल में, कितना ट्विस्ट होगा? 4 ट्विस्ट होगा, 4 दीवार का बना होता है। जो ट्विस्ट होता है वॉल का, उसको कंपेयर किया जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। और पूरा जो रूम बन जाता है उसको कंपेयर किया जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर से। और पूरी बिल्डिंग को कंपेयर करते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर से, जिसमें डिफरेंट साइज के रूम्स होते हैं। बोलो। ठीक है सर, समझ गए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया है कई बेसिस पे। एक है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के फंक्शन के आधार पे क्लासिफाई किया गया है। उसमें होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, वैसे प्रोटीन्स जिनका स्ट्रक्चरल रोल होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। इसमें आते हैं केराटिन, केराटिन पाया जाता है हेयर में, नेल्स में। कोलेजन, कोलेजन पाया जाता है बोन में। तो केराटिन, कोलेजन, ये सब स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। और कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है कोलेजन। और प्लांट्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन पाया जाता है? रूबिस्को। प्लांट्स में रूबिस्को, ठीक बोले। और प्लांट्स में ही नहीं, पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा अमाउंट यदि किसी एक प्रोटीन का पाया जाता है तो है रूबिस्को। एनिमल्स में सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाता है कोलेजन का। दूसरा फंक्शन है एंजाइम्स। बहुत ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, एंजाइम का रोल अदा करते हैं। उनको कहेंगे एंजाइमेटिक प्रोटीन्स कहेंगे या कैटालिटिक प्रोटीन्स कहेंगे। तो बहुत सारे एंजाइम्स का नाम पढ़े हो, हेक्सोकाइनेज है, पेप्सिन है, सब तो 2 ऐसे ही नाम दिया हुआ है। हजारों तरह के एंजाइम्स होते हैं, सैकड़ों तरह के एंजाइम का नाम पढ़े हो। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, वैसे प्रोटीन्स जिनसे ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया। या सीरम एल्ब्यूमिन, हार्मोनल प्रोटीन्स, वैसे प्रोटीन्स जो हार्मोन का रोल अदा करते हैं, जैसे इंसुलिन है या ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये सब हार्मोनल प्रोटीन्स हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स से एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ये सब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। ये स्टोरेज प्रोटीन्स, वैसे प्रोटीन जो फूड स्टोर करते हैं, जैसे ओवेल्ब्यूमिन या ग्लूटेलिन। जेनेटिक प्रोटीन्स, वैसे प्रोटीन्स जो न्यूक्लिक एसिड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, डीएनए के साथ या आरएनए के साथ, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स का मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। डिफेंस प्रोटीन्स, वैसे प्रोटीन जो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्नेक वेनम। स्नेक्स का जो पॉइजन होता है, जहर होता है, वह स्नेक्स को डिफेंस प्रोवाइड करता है। उसी तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये हम लोग को डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट डिजीजेस।
रिसेप्टर प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर का काम करते हैं, जिनके साथ हार्मोन बाइंड करता है या वायरसेस बाइंड करते हैं। तो ये सब प्रोटीन्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, हार्मोनल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, स्टोरेज प्रोटीन्स, जेनेटिक प्रोटीन्स, डिफेंस प्रोटीन्स एंड रिसेप्टर प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, कुछ का नाम दिया हुआ है प्रोटीन और फंक्शन। कोलेजन, कोलेजन अभी स्ट्रक्चरल प्रोटीन पढ़े हो, तो कोलेजन इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है। एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स। रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन, जैसे स्मॉल लिखा है, स्मॉल नहीं होगा, स्मेल होगा, SMELL, स्मेल। टेस्ट, हार्मोन, इसके लिए रिसेप्टर होते हैं। और एक होता है ग्लूट4, ग्लूट4 होता है ये ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूट4। तो ग्लूट4 हो गया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 is the insulin regulated glucose transporter found primarily in adipose tissue and a striated muscle। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 है, एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है और इसको रेगुलेट करता है इंसुलिन। इसलिए जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सेल्स में नहीं हो पाता है सफिशिएंट अमाउंट में, ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है, जिसके कारण डायबिटीज होता है। ठीक है, बोलो। यस सर, यस सर। अब देखो, प्रोटीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड सोल्युबिलिटी, उसके केमिकल नेचर पे और सोल्युबिलिटी के आधार पे। एक होता है सिंपल प्रोटीन्स। अब यदि हम केमिकल नेचर के आधार पे बांटे तो दो तरह के प्रोटीन्स होंगे। एक सिंपल प्रोटीन्स, वैसे प्रोटीन जो सिर्फ बने होते हैं अमीनो एसिड्स के, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। और दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जिनमें प्रोटीन्स के अलावा कुछ दूसरा भी पार्ट होता है। ये सिंपल प्रोटीन्स हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अमीनो एसिड रेसिड्यूज। ये सिर्फ अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, इनके अलावा कुछ नहीं इनमें पाया जाता है। अब सिंपल प्रोटीन्स भी कई तरह के होते हैं। एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर, ग्लोब जैसा, ग्लोब होता है ना, उस तरह का इसका शेप होता है। तो these are spherical or oval in shape, soluble in water or other solvents and digestible। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स कई तरह के होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स होते हैं। एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, ये सब जूलॉजी में पढ़ते होंगे। सीरम एल्ब्यूमिन, ओवैल्ब्यूमिन एग में पाया जाता है। लैक्ट एल्ब्यूमिन मिल्क में पाया जाता है। ग्लोबुलिन्स, सीरम ग्लोबुलिन, वाइटेलिन एग योक में पाया जाता है। ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन पाया जाता है व्हीट में, या उसी का एक टाइप है ओराइजेनिन, मेज में पाया जाता है। प्रोलैमिन्स, इसमें होता है ग्लियाडीन, व्हीट में पाया जाता है। जीन मेज में पाया जाता है। स्टोन्स, स्ट्रॉन्गली बेसिक प्रोटीन सोल्यूबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। जैसे डीएनए के साथ पढ़ते हो, स्टोन प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए के साथ एसोसिएटेड होते हैं स्टोन प्रोटीन्स, ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटैमीन्स, दे आर स्ट्रॉन्गली बेसिक एंड रिजेंबल हिस्टोन्स बट स्मॉलर इन साइज एंड सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रोटैमीन्स स्टोन्स की तरह ही होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्गली बेसिक होते हैं,
और स्टोन्स की तुलना में छोटे होते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल होते हैं। तो इसमें तुम जितना याद रख सकते हो याद रखना, सब याद रखना जरूरी नहीं। तो एक हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दूसरा है बी में फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस, दीज आर फाइबर लाइक इन शेप, इनका शेप होता है फाइबर की तरह, इनसोल्युबल इन वाटर एंड रेजिस्टेंस टू डाइजेशन। वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सोल्युबल इन वाटर एंड आर डाइजेस्टेबल, लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं और डाइजेशन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इनका डाइजेशन नहीं होता है। तो दो तरह के फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, एक है कोलेजन, जिसका अभी नाम सुने हो। कोलेजन्स आर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स लैकिंग ट्रिप्टोफन। ये कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स हैं जिनमें ट्रिप्टोफन नहीं पाया जाता है। कोलेजन्स ऑन बॉइलिंग विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड्स यील्ड जिलेटिन व्हिच इज सोल्युबल एंड डाइजेस्टेबल। ये कोलेजन को बॉयल किया जाए वाटर में या डाइल्यूट एसिड में तो ये ब्रेक कर जाता है जिलेटिन में, और जिलेटिन वाटर में सोल्युबल है और डाइजेस्टेबल है। इलास्टिन्स, Elastins are found in elastic tissues such as tendons and arteries. टेंडन्स में या आर्टरीज में पाया जाता है इलास्टिक टिश्यू, जिसको कहते हैं इलास्टिन्स। केराटिन्स, these are present in exoskeletal structures. एक्सोस्केलेटन में, जैसे हेयर में, नेल्स में, हॉर्न्स में, ठीक है। तो केमिकल नेचर के आधार पे दो तरह के प्रोटीन्स हो गए, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स दो तरह के हो गए, ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। ग्लोबुलर में फिर कई तरह के हो गए और फाइब्रस प्रोटीन्स में हो गए कोलेजन्स, इलास्टिन्स एंड केराटिन्स। अब दूसरा टाइप है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन के साथ कोई दूसरा पार्ट हो अदर देन प्रोटीन, प्रोटीन को छोड़कर। जैसे एंजाइम पढ़ते हो, सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम बना होता है सिर्फ प्रोटीन का, और कॉन्जुगेटेड एंजाइम बना होता है प्रोटीन, उसके अलावा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम हो गया प्रोटीन जो बना हुआ है अमीनो एसिड्स का, प्लस कोई एडिशनल पार्ट होता है जो प्रोटीन नहीं होता है। तो कई तरह के कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स, टर्म से ही जाहिर है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। और न्यूक्लिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप समझ रहे हो। देखो कॉन्जुगेटेड एंजाइम बना होता है प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट का। तो जो प्रोटीन होता है उसको एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्रोटीन में जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या आरएनए, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हुआ और उसके साथ जुड़ा हुआ है प्रोटीन। तो मेन पार्ट है प्रोटीन और एडिशनल पार्ट के रूप में है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए। तो जो एडिशनल पार्ट है अदर देन प्रोटीन, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मतलब एडिशनल पार्ट है, वो है कार्बोहाइड्रेट। और ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का जो अमाउंट होता है उसका सिर्फ 4% होता है, और यदि 4% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है उस प्रोटीन को कहते हैं म्यूकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स में द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट which is less than 4% of protein. The term mucoprotein is used if the carbohydrate content is more than 4%.
जैसे म्यूसिन, सलाइवा में होता है म्यूसिन, ये म्यूकोप्रोटीन है। ओवोम्यूकॉइड, एग व्हाइट में पाया जाता है। बोलो, समझ रहे हो सब? समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. लाइपोप्रोटीन्स, प्रोटीन प्लस लिपिड, यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया लिपिड। तो लाइपोप्रोटीन से प्रोटीन फाउंड इन कॉम्बिनेशन विथ लिपिड्स एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे सीरम लाइपोप्रोटीन्स, मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन्स, जितने मेम्ब्रेन्स हैं सबों में लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। फॉस्फोप्रोटीन्स, यदि प्रोटीन के साथ फॉस्फोरिक एसिड हो, H3PO4, तो उसको कहते हैं फॉस्फोप्रोटीन्स। जैसे कैसीन, मिल्क का जो कैसीन है, या एग योक में जो वाइटिलीन होता है, वो फॉस्फोप्रोटीन्स हैं। क्रोमोप्रोटीन्स, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है पिगमेंटेड हीम। हीम का मतलब होता है पोरफायरिन रिंग, जिसके अंदर आयरन होता है। ये पिगमेंटेड होता है, कलर्ड होता है, तो इसलिए क्रोमोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस कलर्ड हीम। जैसे हेमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है प्लस हीम होता है। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में प्रोटीन प्लस हीम होता है। फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम में भी हीम पाया जाता है। ये सब क्रोमोप्रोटीन्स हैं। एक साल नीट का क्वेश्चन भी था कि इनमें से क्रोमोप्रोटीन कौन है, और ऑप्शन था हेमोग्लोबिन नहीं था, साइटोक्रोम नहीं था, फाइटोक्रोम था। मेटेलोप्रोटीन्स, वैसे प्रोटीन्स जिनके साथ मेटल आयंस होते हैं उनको कहते हैं मेटेलोप्रोटीन्स। अब मेटल में आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ठीक है, तो दो तरह के प्रोटीन्स हो गए, सिंपल प्रोटीन्स जो सिर्फ अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। अब इसमें भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जिसके कई टाइप्स हैं, और फाइब्रस प्रोटीन्स, इसके भी 3 टाइप्स हैं, कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन। और दूसरा हो गया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जिसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अलावा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब नॉन प्रोटीन पार्ट के रूप में न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, लिपिड हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, मेटल हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, अब देखो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, एक होता है कंप्लीट प्रोटीन्स। एक बार बताए थे इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो वैसे प्रोटीन्स जिनमें सारे के सारे 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन्स। These proteins have all the 10 essential amino acids in the required proportion to promote good growth. वैसे प्रोटीन्स जिनमें सारे 10 essential amino acids पाए जाते हैं रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में, जिसके कारण अच्छा ग्रोथ होता है बॉडी का। जैसे एग एल्ब्यूमिन, 2 ही प्रोटीन्स हैं जो कंप्लीट प्रोटीन्स हैं, एक एग एल्ब्यूमिन और दूसरा मिल्क में जो कैसीन पाया जाता है। तो 2 ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कंप्लीट प्रोटीन्स हैं, उनमें सारे के सारे 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। दूसरा है पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन्स।
partially incomplete proteins, these proteins are partially lacking one or more essential amino acids and hence can promote moderate growth. वैसे प्रोटीन्स जिनमें कुछ essential amino acid partially लैक कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट हैं लेकिन जिस प्रोपोर्शन में पाया जाना चाहिए था उस प्रोपोर्शन में नहीं है, पार्शियली लैक करते हैं, तब इनको कहते हैं पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन्स. These proteins are partially lacking one or more essential amino acids and hence can promote moderate growth. इनके कारण moderate growth होगा. से व्हीट और राइस का जो प्रोटीन होता है उसमें लाइसिन और थ्रियोनिन का अमाउंट कम पाया जाता है, जितना प्रोपोर्शन होना चाहिए उतना प्रोपोर्शन नहीं होता है. और तीसरा हो गया इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, वैसे प्रोटीन्स जिनमें कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरी तरह एब्सेंट है. तो दिस प्रोटीन्स कंप्लीटली लैक वन और मोर इसेंशियल अमीनो एसिड्स, हेंस दे डू नॉट प्रोमोट ग्रोथ एट ऑल. जैसे जिलेटिन एक प्रोटीन है जो लैक करता है ट्रिप्टोफन. जीन मेज में पाया जाता है, लैक करता है ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन. ठीक है. हो गया? हेलो. Yes, sir. अब नेक्स्ट हो कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are the most abundant organic molecules in nature. नेचर में सबसे ज्यादा अमाउंट किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पाया जाता है तो है कार्बोहाइड्रेट. दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब खुद पता है तुमको कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होगा. कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा. The name carbohydrate literally means hydrates of carbon. कार्बोहाइड्रेट का लिटरल मीनिंग होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन. और कार्बोहाइड्रेट का इंपीरिकल फॉर्मूला होता है CH2ON. CH2ON, जहां पर N या तो 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा. मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो मिनिमम 3 कार्बन एटम्स का बना होगा. 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स हो सकता है, 4, 5, 6, 7 हो सकता है. इन 3 से कम कार्बन एटम का कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है. इसका फॉर्मूला है CH2ON, जहां पर N की संख्या 3 है या 3 से ज्यादा है. नहीं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, लेकिन वो भी इस इंपीरिकल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं. कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का इंपीरिकल फॉर्मूला है CH2ON. नहीं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका जो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, उनका फॉर्मूला इस फॉर्मूला में वो फिट बैठ जाते हैं. So some non-carbohydrate compounds also appear as hydrates of carbon. जैसे एसिटिक एसिड C2H4O2. अब देखो ये फॉलो कर रहा है उस फॉर्मूला को. C2H4O2 एसिटिक एसिड, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हो गया ना CH2O और 2 N की जगह पर क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा. उस तरह से लैक्टिक एसिड C3H6O3 CH2O 3. बोलो इस पॉइंट को समझो पहले.
समझे इस पॉइंट को? इस पॉइंट को समझे? यस सर। कार्बोहाइड्रेट का इंपिरिकल फॉर्मूला होता है CH2ON, जहां पर N 3 होता है मिनिमम या 3 से ज्यादा होता है। नहीं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, लेकिन इस इंपिरिकल फॉर्मूला को वो भी फॉलो करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड C2H4O2, तो इस फॉर्मूला को ये करा ना CH2O ब्रैकेट के बाहर 2, N की जगह पर क्या हो जाएगा 2, तो इस इंपिरिकल फॉर्मूला को फॉलो कर ले रहा है। उससे लैक्टिक एसिड C3H6O3, तो ये भी इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है CH2O ब्रैकेट के बाहर 3, मतलब N यहां पर हो जाएगा 3। और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फॉर्मूला को ओबे नहीं करते हैं। Some of the genuine carbohydrates do not satisfy the general formula। जैसे रैमनोहेक्सोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। इस इंपिरिकल फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। राइबोज कार्बोहाइड्रेट है C5H11O4, ये भी इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। डीऑक्सीराइबोज C5H10O4, ये भी इस फॉर्मूला को ओबे नहीं कर रहा है, फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का इंपिरिकल फॉर्मूला ऐसे होता है CH2ON। कुछ ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर देते हैं, और कुछ ऐसे जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जैसे रैमनोहेक्सोज है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनीशन है, कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट का को डिफाइन कर सकते हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। कार्बोहाइड्रेट में दो ग्रुप हो सकता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कई होते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या वैसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस के बाद इस तरह का कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स which produce them on hydrolysis। ठीक है, बोलो। कार्बोहाइड्रेट हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या वैसे कंपाउंड्स जिनके हाइड्रोलिसिस से इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। The term sugar is applied to carbohydrates soluble in water and sweet in taste। हम लोग सुगर टर्म यूज करते हैं, तो उस कार्बोहाइड्रेट को सुगर कहा जाता है जो वाटर में सोल्यूबल हो और टेस्ट में स्वीट हो। वैसा कार्बोहाइड्रेट, हर कार्बोहाइड्रेट को सुगर नहीं कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट वाटर में सोल्यूबल हो और उसका टेस्ट स्वीट हो, उसको कहते हैं सुगर। Functions of carbohydrates, they are the most abundant dietary source of energy for all organisms। सारे ऑर्गेनिम्स में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। तुम पढ़े हो कि जब रेस्पिरेशन के दौरान फूड का ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का।
और एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है 4 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद होता है फैट और लास्ट में होता है प्रोटीन। दूसरा है दे आर प्रिकर्सर्स फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फैट्स एंड अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रिकर्सर का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट से फैट्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं। दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेलुलर फंक्शंस सच एज सेल ग्रोथ, एडहेजन एंड फर्टिलाइजेशन। जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो बने होते हैं लिपिड्स के और प्रोटीन्स के मेनली। कुछ अमाउंट होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो जितने तरह के मेम्ब्रेन्स होते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट होने के कारण एक सेल दूसरे सेल को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, और इसी के कारण दो सेल्स आपस में जुड़ते हैं और टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, एडहेजन होता है कार्बोहाइड्रेट्स के कारण। दे आर कंपोनेंट्स ऑफ फाइबर। फाइबर का कंपोनेंट होता है जैसे सेलुलोज, फाइबर सेलुलोज, एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट्स एंड द सेल वॉल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिम्स। माइक्रोऑर्गेनिम्स, बैक्टीरिया वगैरह का सेल वॉल क्या होता है? म्यूकोपेप्टाइड। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड का पॉलीमर होता है। They also serve as the storage form of energy such as glycogen to meet the immediate energy demand of the body. जैसे प्लांट्स एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार्च, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एनर्जी एक तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टरी सोर्स है एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है, और दूसरा जो एनर्जी स्टोर की जाती है फ्यूचर में यूज के लिए, वो भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही स्टोर की जाती है। जैसे प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और एनिमल्स में एनर्जी स्टोर की जाती है ग्लाइकोजेन के फॉर्म। ठीक है? हेलो सर, कार्बोहाइड्रेट का सेल के फर्टिलाइजेशन में भी काम है। हाँ, ठीक है सर। तो ठीक है, आज छोड़ रहे हैं, समय समाप्त हो रहा है।